रेट ऑफ ग्रोथ को हम म्यू एक्स से लिख सकते हैं। क्या ये इक्वेशन मैंने बताई थी आपको? और एक इक्वेशन मैंने रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की मैंने इक्वेशन बताई थी आपको QP इंटू एक्स, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन मैंने जैसे हम लोग प्रोडक्ट की लिख सकते हैं इक्वेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, वैसे ही हम रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन की भी इसी के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, RS इज इक्वल टू QS इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ हमारा म्यू हमारा क्या था? स्पेसिफिक रेट ऑफ सेल ग्रोथ, ठीक है। और QP हमारा क्या था? स्पेसिफिक रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एंड सबस्ट्रेट क्या है हमारा? स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक बाय द सेल, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी को? ठीक है ना? क्या ये इक्वेशंस तीनों क्लियर हैं सभी को? बताओ सभी लोग, क्या ये इक्वेशंस तीनों सभी को क्लियर हैं? इनमें किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का? ठीक है, ओके। और मेरे को ये बताइए कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब कुछ सभी को क्लियर है? किसी को कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। आप लोग पूछिए, मैं बताता हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे से पूछ के बताइए, पूछिए। ठीक है, ओके, ठीक है, सभी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी, ठीक है, एनी टाइम, ठीक है, ओके। सो ये हमारी 3 इक्वेशंस होगी। ऑल्सो हमने बोला था कि जैसे 3 तरीके की यील्ड्स हमने बायो प्रोसेस में पढ़ी थी, दैट इज़ वाई एक्सेस, वाई पी एस, ठीक है, वाई पी एस पढ़ा था, ठीक है। सर वॉश आउट कंडीशन क्या होती है? ओके नागेंद्र जी, डोंट वरी। अभी हम लोग आज बैच पढ़ेंगे। अब मैं इसके बाद इस बैच रिएक्शन के बाद हम लोग फैट बैच पे बात करेंगे, तब मैं आपको वॉश आउट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। वैसे अभी आपने जब पूछ ही लिया है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वॉश आउट कंडीशन वो होती है जब हम रिएक्टर के अंदर फ्लो रेट एक क्रिटिकल फ्लो रेट से अगर ज़्यादा कर देते हैं, तो इन दैट केस हमारा जो फैट बैच रिएक्टर है उसके अंदर से सेल्स जो होती हैं वो रिएक्टर से बाहर निकल आती हैं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज वॉश आउट, ठीक है। यानी कि फ्लो रेट एक मिनिमम फ्लो रेट या मैक्सिमम एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे ज़्यादा अगर हम फ्लो रेट कर देंगे तो सेल्स रिएक्टर के बाहर आ जाएंगी। तो इस चीज़ को वॉश आउट कंडीशन कहते हैं। बाकी आपको फर्दर मैं बहुत डिटेल में और एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको फैट बैच पढ़ाऊँगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। सो अभी तक मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक जो मैंने पिछला जो भी पोर्शन पढ़ाया है उसमें अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आगे का ये वॉश आउट कंडीशन वगैरह ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, अच्छे से बताऊँगा। लेकिन जो पिछला जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, ठीक है, ओके। सो हमने वाई एक्सेस क्या था? यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है। इसको मैंने बोला था कि हम इसको रेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही इसको, ये क्या है हमारी यील्ड ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? RP अपॉन RS से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब इसी इक्वेशन में थोड़ा सा इसी इक्वेशंस का हम लोग यूज़ करेंगे। अभी तक मैंने आपसे बात करी थी कि हम ये कह रहे थे कि हमने जो सबस्ट्रेट दिया रिएक्टर में वो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, बायोमास फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में हमारा क्या होता है कि सबस्ट्रेट कुछ मेंटेनेंस ऑफ द सेल में भी जाता है। मेंटेनेंस इन द सेंस क्या? जैसे कि सेलुलर पीएच को अपनी को मेंटेन करना, सेल अपनी पीएच को मेंटेन करती है, सेलुलर पीएच को मेंटेन करना, तो वो भी एक मेंटेनेंस का पार्ट है। कुछ पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट विल बी यूज्ड इन मेंटेनेंस, ठीक है, ओके। एंड बायोमास और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट विल गो इन द मेंटेनेंस, ठीक है। रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन तो अब उस मेंटेनेंस वाले टर्म को भी हम अपनी इक्वेशंस में इंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। तो अगर हमने ये लिखा हुआ है, अगर इसमें हम मेंटेनेंस वाला पार्ट भी इंक्लूड करें, ये हमने क्या लिखा है? यील्ड ऑफ बायोमास फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारी यील्ड ऑफ बायोमास अपॉन सबस्ट्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें अगर हम मेंटेनेंस भी ऐड करें तो हम इसमें मेंटेनेंस का कोफिशिएंट डाल देंगे, MS, यानी कि मेंटेनेंस को हम M से डिनोट करते हैं, मेंटेनेंस कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो MS इंटू एक्स से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है, ओके। सो अब हम इसको लिख सकते हैं, ऑल्दो हम ये जानते हैं कि
इस आर एक्स को अगर हम इंटरचेंज करें थोड़ा सा, अगर इस आर एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें, इस वाली आर एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स से अगर पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, आर एस इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें रेट ऑफ सबस्ट्रेट जो है उसका आर एस मतलब हमारा रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम, ठीक है। तो रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम की अगर हम इक्वेशन निकालें तो क्या बनेगी, आर एस इज इक्वल टू, इसको इंटरचेंज कर दो आप, ठीक है, इसको यहाँ लेके जाओ और इसको नीचे लेके आ जाओ, तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, आर एक्स अपॉन वाई एक्स एस, ठीक है, ठीक है, प्लस एम एस इंटू एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन बनी, ठीक। अब इस आर एक्स को चेंज कर दो यहाँ से, ठीक है। अब इस आर एक्स की अगर हम वैल्यू पुट कर दें, म्यू इंटू एक्स अपॉन वाई एक्स एस, ठीक है, प्लस एम एस इंटू एक्स, ठीक है। तो अब हमारा x दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इस x वाले टर्म को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारी रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक की इक्वेशन क्या बनती है, म्यू अपॉन वाई एक्स एस प्लस एम एस इंटू एक्स, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक की, ठीक है, या रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम, ठीक है, कुछ भी कह दो आप, सो दोनों ही बातें सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी आर एस को हम जनरली वैसे हम क्या बोलते हैं, हमारी बुक में जो बोला गया है वो ये बोला गया है रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक। तो रेट ऑफ सबस्ट्रेट जो हुआ उससे क्या फॉर्मेशन हुआ, स्पेसिफिक रेट ऑफ बायोमास या एन यील्ड ऑफ बायोमास, यानी कि जो भी यील्ड ऑफ बायोमास हुई, ठीक है, और हमारा मेंटेनेंस हुआ। तो ये तो बात हुई कि हमारा जो रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक हुआ वो कहाँ यूज़ हुआ, बायोमास फॉर्मेशन में और यील्ड फॉर्मेशन में। अगर साथ साथ अगर बायोमास के साथ साथ अगर प्रोडक्ट भी फॉर्म्ड हो रहा है, तो इन दैट केस हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब हम लोग देखते हैं इक्वेशंस देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लोग देखेंगे, सबस्ट्रेट अपटेक इन एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशंस हमारी आती है क्या है, सबस्ट्रेट अपटेक इन एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट में मैंने आपको जस्ट अभी बताया, आर एस इज इक्वल टू म्यू अपॉन वाई एक्स बाई एस प्लस, ठीक है, प्लस एम एस इंटू एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट भी अगर फॉर्म हो रहा है, मान लो सेकंड कंडीशन हमारे पास जब ये है, सबस्ट्रेट अपटेक इन प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमारा सब बायोमास के साथ साथ अगर प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, तो इन दैट केस क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, म्यू अपॉन वाई एक्स बाई एस प्लस क्यू पी अपॉन वाई पी एस प्लस एम एस इंटू होल एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन रिक्वायर्ड हमारी आ जाती है। कैसे आई इक्वेशन, ये हमने कैसे लिख दिया, ये टर्म मैंने आपको बताया था पहले से कि क्यू पी हमारा क्या होता है, म्यू इंटू वाई पी एक्स होता है, ठीक है, वाई पी, ठीक है, वाई पी एस, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा होता है। मैं आपको ये सारी इक्वेशंस पहले बता चुका हूँ। हम जो इक्वेशंस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब उन्हीं का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनको मेंटेनेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपनी इक्वेशंस में, ठीक है। तो इस टर्म को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आर एस इज इक्वल टू क्यू एस इंटू एक्स भी लिख सकते हो। तो ये हमारी क्या है, क्यू एस की, ये पूरा टर्म जो हमारा है ये क्या है, क्यू एस है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेट, स्पेसिफिक रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक, क्यू एस, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सभी को क्लियर है ये बात, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? सब लोग मैसेज करके बताओ प्लीज़, क्या सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूँ क्या? ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गई हमारी रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक की इक्वेशन। अगर ऐसे ही अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की अगर इक्वेशन लेंगे तो मैंने क्या लिखा था, आर पी इज इक्वल टू क्यू पी इंटू एक्स लिखा था हमने, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन नंबर 45 46 नहीं हुए हैं, 2018 के 45 46 नहीं हुए हैं, ठीक है, ओके, ठीक है मनीष जी, जो भी मैं देख लूँगा, एक बार चेक कर लूँगा जाके,
तो 2018 के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे को एक काम करिए, आप लोग मेरे को ठीक है, ओके ठीक है, मैं 2018 के क्वेश्चंस देख लूँगा। वैसे मेरे को क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोग लिख के भेज दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन की आप बात करो। जो भी होंगे फिर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो QP इंटू RP इज इक्वल टू QP इंटू एक्स हमारी ये इक्वेशन है किसकी, हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। अगर इसमें हम मेंटेनेंस भी इंक्लूड करें तो क्या हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसको MP लिखेंगे, MP इंटू एक्स। ये हमने मेंटेनेंस भी इंक्लूड कर दिया प्रोडक्ट के साथ। हमने बोला था कि पहले हम लोग बात कर रहे थे सभी विदाउट मेंटेनेंस की अभी तक, लेकिन रियलिटी में जो होता है अब हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि मेंटेनेंस रियलिटी में होता है सेल के अंदर, कुछ सबस्ट्रेट का पार्ट मेंटेनेंस में भी जाता है तो हम उसको भी इंक्लूड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर इक्वेशन को अगर लिखें कि YPX इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं RP अपॉन RX लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो या इसको ही हम लिख सकते हैं ऑल्सो QP अपॉन म्यू। कैसे आया ये QP अपॉन म्यू, दैट इज QP इज इक्वल टू YPX इंटू म्यू हमने लिखा हुआ था जब मैंने आपको प्रोडक्ट काइनेटिक्स पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, केवल इस म्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो और यहाँ से QP की वैल्यू निकाल लो। तो QP की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, YPX इंटू म्यू, ठीक है, YPX इंटू म्यू। अब इसको QP को यहाँ पे पुट कर दो तो इक्वेशन हमारी बन जाती है क्या, YPX म्यू इंटू MP प्लस इंटू एक्स होल एक्स, ठीक है। तो ये हमारी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। वो हमारी क्या थी, RS वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, वो हमारी रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक की इक्वेशन थी, एंड यहाँ पे हमारी ये क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है। ओके 44 करा दिया था मैंने, ओके जो भी हो, आई एम सॉरी, मैं जितने मेरे को जो मिल जाते हैं शायद गलती से कुछ छूट गया हो, ठीक है। तो मनीष जी परेशान नहीं हुए, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या ये इतनी बात सभी को क्लियर होती है, क्या ये सब इक्वेशन सभी को समझ में आती हैं, ठीक है। QP अपॉन YPS प्लस MP, ठीक है, MS सॉरी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशंस जो हमारी हैं, ठीक है, अगर इनका कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछेगा कि हमें रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक बताओ विदाउट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, अगर विदाउट प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जब बात करेगा तो आप इस टर्म को यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है, ये टर्म एलिमिनेट कर दोगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो अब हमारी बची है, फर्दर हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बची है, इस इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे ये कह देता है कि मेंटेनेंस भी जीरो है सेल में, मान लेते हैं कि मेंटेनेंस भी अगर जीरो है तो मेंटेनेंस वाला टर्म भी आप क्या कर दोगे, गायब कर दोगे, ठीक है। डायरेक्टली म्यू एक्स, डायरेक्टली इसको यहाँ पे म्यू इंटू एक्स अपॉन वाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो हमारी रेट ऑफ अब सबस्ट्रेट अपटेक, जो हमारा जो सबस्ट्रेट अपटेक हुआ, जो भी अपटेक हुआ वो सीधा सीधा किस में चला गया, पूरा का पूरा बायोमास में चला गया। ये इक्वेशन हमारी ये बताती है। अगर इसमें प्रोडक्ट वाले टर्म को भी अगर हम ऐड करते हैं तो इन दैट केस ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि हमारा रेट ऑफ सबस्ट्रेट अपटेक जो हुआ उससे कुछ अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर्म हुआ, कितना फॉर्म हुआ ये बता रहा है हमें, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें ये बता रहा है, ठीक है। और अगर मेंटेनेंस भी है तो इन दैट केस हम मेंटेनेंस को भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो अब इन इक्वेशंस का जो मैंने आपको ये बताई है, इन इक्वेशंस का यूज़ कहाँ पर है। अब हम रिएक्टर इंजीनियरिंग जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर हम इन चीज़ों को, solution of 6.8 milligram of an antibiotic is extracted from at the partition coefficient of the antibiotic is ओके ठीक है मनीष जी, मैं सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। सो पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं पहले हम वो पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है, तो आज हम लोगों को बैच ऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले। तो बैच ऑपरेशन क्या है, किस तरीके से, तो मैंने आपको पहले से ही बताया था, पहले भी बताया था कि हमारा जो बैच रिएक्टर है वो बैच रिएक्टर क्या होता है, एक तरीके का क्लोज सिस्टम है। यानी कि हमने किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सब अपना सबस्ट्रेट एंड जो भी हमें रिएक्शन करवानी है, बायोमास डाल दिया, सबस्ट्रेट डाल दिया और छोड़ दिया किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो
बैच रिएक्शन क्या है बेसिकली कि बैच रिएक्शन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कितनी देर के लिए बैच रिएक्शन हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ रनिंग। ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द कॉस्ट ऑफ रनिंग या बैच रिएक्टर डिपेंड्स ऑन द टाइम टेकन टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि कितनी जल्दी हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसका जो टाइम है वो हमारे लिए क्रूशियल है, और वही हमें फर्दर कैलकुलेट करना पड़ता है कि बैच रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन करवाने से पहले, ठीक है। तो बैच रिएक्शन में अगर मान लेते हैं कि हमारी कोई एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई भी एंजाइम रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रही है, तो अब आज हमारी उस इक्वेशन का भी यूज़ होगा जो मैंने आपको बहुत वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैं समझाई थी। हमने मास बैलेंस इक्वेशन की बात करी थी आपसे। क्या सभी को मेरे को मैसेज करके बताओ, क्या सभी को मास बैलेंस इक्वेशन याद है? किसी को? सब लोग बताओ। सभी लोग बताओ, क्या सभी को मास बैलेंस इक्वेशन याद है जो मैंने पढ़ाई थी? हाँ ठीक है, ओके मनीष जी, ठीक है। तो हमारी मास बैलेंस इक्वेशन क्या थी? हमारी मास बैलेंस इक्वेशन हमारी यही तो थी, dm/dt इज इक्वल टू मास इन माइनस मास आउट प्लस रेट ऑफ कंजम्पशन माइनस रेट ऑफ जनरेशन। क्या यही हमारी मास बैलेंस इक्वेशन थी? ठीक है। तो अब हम टाइम ऑफ फेड बैच रिएक्शन निकालने जा रहे हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फेड बैच रिएक्शन की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो टाइम ऑफ फेड बैच रिएक्शन निकालने के लिए हमें मास बैलेंस इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा और इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखें हम किस तरीके से यूज़ होती है। तो मैंने बोला था कि मास बैलेंस इक्वेशन जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके के रिएक्शन है और कौन कौन से टर्म हम एलिमिनेट हो रहे हैं और कौन कौन से टर्म हमें इनटू कंसीडरेशन लेने हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मास इन और मास आउट की बात करें तो बैच रिएक्शन में कोई भी मास इन नहीं है और कोई भी मास आउट नहीं है, यानी कि एक बार आप जो डाल दे रहे हो वही मास हमारा कंटिन्यूअली रिएक्टर के अंदर बना रह रहा है। तो इन दैट केस हम मास इन और मास आउट को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि इन टर्म्स को हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं, ठीक है। ऊपर से रेट ऑफ जनरेशन, अगर आप किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर करवा रहे हो तो उसमें कोई भी सबस्ट्रेट अगर आपने डाला है तो सबस्ट्रेट कंज्यूम ही हो रहा होगा ना, कंज्यूम ही हो रहा होगा ना। बायोमास कैसे बढ़ रहा है? सबस्ट्रेट का कंज्यूम करके, यूज़ करके। तो इन दैट केस अगर हम ये मास बैलेंस इक्वेशन अगर सबस्ट्रेट के लिए ही लिख रहे हैं, सबस्ट्रेट कंजम्पशन के लिए लिख रहे हैं, तो इन दैट केस ये आरजी वाला टर्म भी जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी सबस्ट्रेट कभी भी अंदर रिएक्टर के अंदर जनरेट नहीं होता है, सबस्ट्रेट केवल और केवल कंज्यूम्ड होता है। तो इन दैट केस आरजी टर्म विल ऑल्सो बिकम जीरो। तो हमारे पास कौन सा टर्म हमारा बचा हुआ है? और केवल आरसी बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं dm/dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ आरसी। क्यों लिखा हमने माइनस आरसी? क्योंकि सबस्ट्रेट हमारा कंज्यूम्ड होगा और जो चीज़ कंज्यूम्ड हो रही है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मास निकालें तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो जो हमारा सबस्ट्रेट का मास होगा, यानी कि हमें यहाँ पे मास ही पुट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबस्ट्रेट की कुछ कंसंट्रेशन मान लो S है और हमारा वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर V है, तो हम इस मास को यहाँ से इंटरचेंज करके यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ds/V/dt, ठीक है। यही हमारा क्या है? मास है, ठीक है, ठीक है। मास को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो हमारी इक्वेशन जो हमारी dm/dt जो है इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ आरसी हमने लिखा। तो मैंने इसमें आरसी क्या बताता है? रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन। तो मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि रेट को हम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम इसको कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अगर इसको इंटरचेंज किया है कंसंट्रेशन मास की टर्म्स, मास को हमने थोड़ा इंटरचेंज किया है, S/V/dt लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग रेट को भी चेंज कर रहे हैं और इसको हम लिख रहे हैं माइनस ऑफ स्मॉल v इंटू कैपिटल V। यहाँ पे स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी है, और v हमारा क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। वेलोसिटी है और हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि v जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है। वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी पहले भी, जिसको हम बोले थे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जिसको हमने लिखा था v = Vmax S/K
Km प्लस एस, ठीक है। तो अब इस v वाले टर्म की जो वैल्यू है माइकलिस मेंटन वाली, अब इसको यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करते हैं अगर इस इक्वेशन में, तो देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बनती है। तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है dsv अपॉन dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी मैक्स, v को पुट कर दिया हमने अपॉन Km प्लस एस, ठीक है, और इनटू v वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा v निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारी फर्दर इक्वेशन आई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को करोगे तो इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी, फाइनल इक्वेशन हमारी जो निकल के आएगी वो कुछ ये होगी टाइम ऑफ बैच की। टाइम ऑफ बैच विल बी Km अपॉन वी मैक्स ln S0 अपॉन SF प्लस S0 माइनस SF अपॉन P मैक्स। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टाइम ऑफ बैच की इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो हमारी है ये सबस्ट्रेट के टर्म्स में है, ठीक है, सबस्ट्रेट के टर्म्स में है, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन पे बात बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है, हमारे किसी यूज़ का नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आप इंटीग्रेशन में अगर पढ़ोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप इक्वेशंस को थोड़ा डायरेक्टली याद रखो, ठीक है ना। बस मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ कि हाँ इक्वेशन कहाँ से डराई गई, किस तरीके से आई, ठीक है। तो हमारी जो हमने पुरानी इक्वेशंस पढ़ी हैं उन्हीं से नई नई इक्वेशंस जस्ट निकल के आ रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है किसी में भी, ठीक है। तो ये हमारी टाइम ऑफ बैच की इक्वेशन निकल के आ गई, ठीक है। तो अगर आपको ये टाइम ऑफ बैच की इक्वेशन समझ में आ गई है, ठीक है, तो ये इक्वेशन तब की है जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है। बट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हमारा जनरली हमारा क्या हो जाता है कि कभी कभी एंजाइम जो है वो हमारा डीएक्टिवेट भी होने लगता है। एंजाइम डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स मैंने आप सभी को पढ़ाई थी, क्या वो सभी को याद है? क्या एंजाइम डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स सभी को याद है? सब लोग बताओ भाई मैसेज करके, क्या सभी को एंजाइम डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स याद है जो मैंने पढ़ाई थी? जब मैंने एंजाइम डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स मैंने आपको जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि एंजाइम जब डीएक्टिवेट होता है तो इन दैट केस हमारा वीमैक्स चेंज होता जाता है। यानी कि अगर ये पहले वीमैक्स था हमारा, ये वीमैक्स हमारा कुछ पहले था, तो इन दैट केस जब एंजाइम हमारा डीएक्टिवेट होगा तो इन दैट केस हमारी कोई नया वीमैक्स हमें मिलेगा, ठीक है। अगर फर्दर एंजाइम और डीएक्टिवेट होता है तो मैंने कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको बताया था, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर हमारा इस इक्वेशन में, जैसे हमने एंजाइम रिएक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम रिएक्टर के अंदर हमने कोई एंजाइम डाल के हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जब हम ये जानते हैं कि हमारा एंजाइम जब डीएक्टिवेट होने लगेगा, कुछ एंजाइम डीएक्टिवेट भी होगा किसी ना किसी इंस्टेंट के बाद, तो फिर इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये तो हमारी जब एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में है तब की इक्वेशन है टाइम ऑफ बैच की, ठीक है। लेकिन जब एंजाइम डीएक्टिवेट होगा तो वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे इस इक्वेशन, इस पॉइंट में, व्हेन एंजाइम आर सब्जेक्ट टू डीएक्टिवेशन अकॉर्डिंगली द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव एंजाइम इन द रिएक्टर एंड देयरफॉर एक्टिव एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। And therefore the value of Vmax may change during the reaction when deactivation is significant, ठीक है। तो हम डीएक्टिवेशन में अगर जब हम बात करने लगेंगे तो हम इस इक्वेशन में वही हमारी माइकलिस मेंटन वाली जो इक्वेशन है अभी हमने जो लिखी थी, V इज इक्वल टू Vmax S अपॉन Km प्लस S हमने लिखा था, ठीक है। देख रहे हो आप कि इसमें से वॉल्यूम वाला टर्म हमने जो हम वॉल्यूम यहाँ पे लिखे हुए थे दोनों तरफ, इस वॉल्यूम वाले टर्म को हमने एलिमिनेट कर दिया। क्यों एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि बैच रिएक्शन में वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर हम आइडियल कंडीशन अगर ये मान के चलें कि कोई भी किसी भी तरीके का लीकेज वीकेज रिएक्टर में हमारे नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से हम वॉल्यूम को दोनों तरफ से एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम वाले टर्म को हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो अगर एंजाइम आर जब सब्जेक्टेड टू, जब डीएक्टिवेशन की बात करेंगे तो हम इसी इक्वेशन को हमने क्या लिख लिया है, इस Vmax को माइनस ऑफ Vmax नॉट इंटू ई की पावर माइनस ऑफ KD इंटू टी, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, प्लीज़ कोई ये मत कहिएगा कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप पुराने लेक्चर्स उठा के देखो, मैंने आपको ये इक्वेशन पहले बताई है,
एंजाइम डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स जब मैंने पढ़ाई है तो मैंने ये वाली इक्वेशन आपको बताई है, मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट उसको यहाँ पे लाके पुट कर दिया है कि हाँ भाई जब एंजाइम डीएक्टिवेशन हो रहा है तब क्या होगा, ठीक है। तो एंजाइम डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स की ये फर्दर इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में जब लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी रिक्वायर्ड, वो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन की इक्वेशन जो है टाइम ऑफ अगर वो भी हो, डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम भी हो रहा है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये निकल के आती है, ठीक है। टी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/kd ln 1 माइनस kd km अपॉन Vmax। ये वाला टर्म तो पूरा सेम है जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन जो देखी थी वही सेम है ये, ठीक है। तो डीएक्टिवेशन वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये टर्म्स और एडिशन में आते हैं, ठीक है। तो क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? क्या ये दोनों इक्वेशन क्लियर हैं सभी को? क्या ये इक्वेशन दोनों क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो मेरे को बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सब लोग बताओ मुझे, क्या ये दोनों इक्वेशंस आप सभी को क्लियर हैं? सभी बताओ, क्या ये दोनों इक्वेशन समझ में आती हैं? थोड़ी लेंदी है या आई नो मनीष जी, थोड़ा लेंदी है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अभी हम लोग इन पे बेस्ड, इन इक्वेशंस पे किस तरीके के बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं वो देख लेते हैं ज़रा। इन इक्वेशंस का यूज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास हाँ ठीक है, चलो ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 गेट बायोटेक्नोलॉजी के ही अपने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सब लोग सॉल्व करके मेरे को बताओ कि 6 आवर आंसर सभी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ जी नागेन जी, टफ नहीं है बिल्कुल भी, सब रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो पुरानी इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं सब उसी के बेस पे ये आगे वाली सब इक्वेशन निकल के आ रही हैं धीमे धीमे, ठीक है। तो आप मेरे को सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए कि क्या आप सभी लोग ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ सभी लोग सॉल्व करो, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर मेरे को बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। जस्ट सेम जो इक्वेशन मैंने अभी आपको दोनों पढ़ाई हैं, एंजाइम वाली एंजाइम रिएक्शन की, एक एंजाइम डीएक्टिवेशन की पढ़ाई है मैंने, और एंजाइम रिएक्शन वाली जब एक्टिव एंजाइम होगा हमारा, तो जो दोनों इक्वेशन हमने पढ़ाई हैं बस केवल और केवल वही यूज़ होगा, ठीक है। टाइम ऑफ बैच वाली इक्वेशन हमारी, ठीक है। तो हमारी टाइम ऑफ बैच वाली रिएक्शन क्या है, Km अपॉन Vmax ln SI अपॉन SF प्लस SI माइनस SF अपॉन Vmax, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, पहली। और दूसरी हमारी इक्वेशन क्या है, दूसरी हमारी डीएक्टिवेशन वाली जो इक्वेशन है वो क्या होगी, TB is equal to minus 1 upon KD will be ln 1 minus KD और ब्रैकेट के अंदर यही सेम पूरा इक्वेशन Km अपॉन Vmax ln SI अपॉन SF, ठीक है, प्लस सेम लिख देते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेम इक्वेशन हमारी है। तो इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा। आप लोग पता नहीं कर रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्व होगा हमारा ये क्वेश्चन। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है पहले आप उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन किस तरीके से रिक्वायर्ड हम लोग लिखेंगे अपना, तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इस इक्वेशन का। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू Vm हमें दे रखा है 2.5 मिलीमोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी Vm की वैल्यू है, हमें Km दे रखा है दैट इज 5.0 मिलीमोल, ठीक है। हमें स्टार्टिंग विद एन इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमें दे रखी है जिसको हम लिख सकते हैं SI, ठीक है। तो 0.1, ठीक है। और हमसे टाइम पूछा है जब 50% कन्वर्जन हो जाए, तो यानी कि हमारे पास अभी SF की वैल्यू नहीं है, ठीक है। SF की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे निकालें SF की वैल्यू, साफ जब उसने टाइम आपसे कब पूछा है कि जब 50% कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट विल टेक्स प्लेस। तो अगर
0.1 का अगर हम 50% अगर निकाल लें तो कितना निकल के आएगा? 50% अगर 0.1 का अगर हम निकाल लें तो कितना निकल के आएगा? कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है मुझे? हाँ ठीक है, 0.05 आएगा, ठीक है, 0.05, ठीक है। लेकिन ये हमारी रिक्वायर्ड SI और SF की वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये किसके टर्म्स में दे रखी है? हाँ, मोल के टर्म्स में दे रखी है, ठीक है। इसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम हमारा कितना है? डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं लिखा गया इक्वेशन में, मीटर क्यूब दे रखा है, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं? मीटर क्यूब लिख रखा है, ठीक है। तो इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना आता है? 100 मिली मोल, ठीक है। ये हमारा 100 मिली मोल आएगा। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको भी कितना लिखेंगे हम? 50 मिली मोल लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी को? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? अरे यार सिंपल सी बात है, 1 मीटर क्यूब यार, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन तो सभी को पता ही होगा यार, इतना तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें? SI और SF की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। ऑल्सो अब हमसे क्वेश्चन में जो टाइम है वो आवर्स में पूछा गया, ठीक है। और हमारी यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें VM की वैल्यू जो है वो सेकेंड्स में दे रखी है। ये वाला टर्म हमें सेकेंड्स में दे रखा है, तो इस सेकेंड वाले टर्म को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लिखेंगे VM इज इक्वल टू 2.5 मिली मोल मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही इक्वेशन हम यही लिखा हुआ है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो अब हम चेंज कर रहे हैं इसको, ठीक है, आवर में चेंज कर रहे हैं। तो मैंने बोला 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम इस सेकेंड को अगर हटाना चाहते हैं तो 1/60 एंड 60 सेकेंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आवर में। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू हमारी जो आएगी वो आएगी हमारी 3600। क्योंकि ये टर्म ऊपर चला गया अपॉन 1000, ठीक है। तो अपॉन 1000, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 9 मिली मोल पर आवर कुछ ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास Vmax की भी वैल्यू है, Km की भी वैल्यू है, SI की भी वैल्यू है और SF की भी वैल्यू है, ठीक है। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, सॉरी, मतलब अब इसको हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपनी VM की वैल्यू लिख लेते हैं कि हमने VM की वैल्यू कितनी निकाली है। यहाँ पर हमने 9 मिली मोल पर आवर जो हमने निकाली है, पर आवर में जो हमने निकाली है, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ना कि इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में आंसर जो है वो उसमें पूछा है, आवर में पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अब है जो हमें चाहिए है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन अपनी लगाते हैं टाइम ऑफ बैच की, ठीक है। फिर देखते हैं कि कैसे आंसर निकल के आएगा। तो टाइम ऑफ बैच की इक्वेशन हमने लिखी थी अपनी, TB इज इक्वल टू KM अपॉन Vmax। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी भी एंजाइम डीएक्टिवेशन की बात नहीं करी गई है, तो हम भी डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स वाली इक्वेशन की बात नहीं करेंगे और ना ही उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इक्वेशन एकदम फिट बैठती है अभी इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी डीएक्टिवेशन की बात नहीं हो रखी है। तो आप कुछ नहीं करना है कि M की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, 5 दे रखी है हमें, ठीक है। और Vmax की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 9 मिली मोल पर आवर, उसको यहाँ पुट करेंगे। ln SI की वैल्यू हमें कितनी निकाली हमने? 100 मिली मोल, तो हम उसको 100 मिली मोल को यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हम 1000 लीटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने m-3 की बात, m इनवर्स -3 की बात आपसे करी है, ठीक है। तो 1000 लीटर यानी कि उसने आपको वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो SF हमने कितना निकाला? 50 मिली मोल, हम उसको भी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 100 - 50 करेंगे और Vmax की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे? अपना अगेन 9 पुट करेंगे, ठीक है।
तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कुछ आता है 5/9 और ये हमारा कितना आ जाता है log 2 की वैल्यू हमको पता है, नेचुरल log 2 की वैल्यू 0.69 होती है, ठीक है, प्लस ये कितना आता है 50/9। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इस टर्म को अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन हमारी निकल के आता है 3.83 समथिंग प्लस, और इसको अगर सॉल्व करते हैं ये हमारा निकल के आता है 5.55 के समथिंग। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर कुछ 5.9 के समथिंग आएगा, ठीक है, जो कि इक्वल टू क्या होगा 6 आवर, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा वो 6 आवर ऐसे निकल के आएगा। तो क्या सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है कि कैसे निकल के आया 6 आवर? लगा ले जाओगे ऐसी इक्वेशंस को या ओके ठीक है। मनीष जी, सलिल जी, थैंक यू सो मच, सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया है, अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एंजाइम डीएक्टिवेशन वाले पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग वो करके दिखाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ ये है, एंजाइम विद Km हमें दे रखा है, Km हमें दे रहा है 8.9 मिलीमोल, ठीक है, मिलीमोल दिख रखा है, इज यूज टू कन्वर्ट a substrate with initial concentration, सबस्ट्रेट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपसे उसने बोली है 12 मिलीमोल, ठीक है। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइम ही पूछा गया है, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 90%, ठीक है, कन्वर्ट 90% सबस्ट्रेट percent of the substrate, 90% substrate with and without enzyme deactivation। तो ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें विद एंजाइम डीएक्टिवेशन एंड विदाउट डीएक्टिवेशन दोनों ही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, और ये बोला है कि 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन जब हो जाएगा तब आपसे विद एंड विदाउट एंजाइम डीएक्टिवेशन पे टाइम पूछा है। तो सभी लोग सॉल्व करके मेरे को बताओ कि विद डीएक्टिवेशन और विदाउट डीएक्टिवेशन क्या आंसर आएगा। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी वहाँ पे कैलकुलेटर तो आपको गेट में मिलता है, वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सॉल्व करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बस जस्ट फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं। सबसे पहले चलो मैं ही बताता हूँ, ठीक है। तो हम विदाउट डीएक्टिवेशन की बात कर लें पहले, तो विदाउट डीएक्टिवेशन की बात करते हैं। तो विदाउट डीएक्टिवेशन की अगर हम बात करें तो विदाउट डीएक्टिवेशन वाला हमारा फॉर्मूला क्या है, TB इज इक्वल टू Km अपॉन Vmax ln SI अपॉन SF। अब बार बार ऐसे लिखते रहोगे ना, बार बार लिखोगे, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इन फॉर्मूलों को रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली अपने आप ही आपको खुद ही से याद हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी विदाउट डीएक्टिवेशन वाली इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें Km दे रखा है, कितना दे रखा है 8.9 मिलीमोल दे रखा है हमें Km, ठीक है, Km की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें SI इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट हमें दे रखा है कितना 12 मिलीमोल, ठीक है, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है ना। और हमसे पूछा है, और SF की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, SF की वैल्यू नहीं बोली है डायरेक्टली, लेकिन आप अगर देखो तो SF की वैल्यू उसने आपसे इनडायरेक्टली बोली है। कैसे इनडायरेक्टली बोली है, उसने ये पूछा है कि जब 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। तो 90% सबस्ट्रेट कन्वर्जन होने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल तो हमारा 12 मिलीमोल था, लेकिन अगर 90% सबस्ट्रेट कंज्यूम अगर हो गया तो बचा कितना 10%, तो 10% ऑफ, तो वही हमारा फाइनल सबस्ट्रेट होगा ना, 10% ऑफ SI, यही तो हमारी बची हुई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी। तो सबस्ट्रेट फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी
90% कंज्यूम हो गया तो 10% बचा होगा, ठीक है। तो हम अगर 12 मिलीमोल का अगर 10% अगर निकाल लें तो वही हमारी फाइनल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। तो हमारी क्या आती है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ 1.2 के समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी SI की भी वैल्यू पता चल गई, SF की भी वैल्यू पता चल गई, KM हमें डायरेक्टली दे रखा है। अब हमारे पास वैल्यू किसकी नहीं है, Vmax की वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन Vmax मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं, Vmax की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2.5 मिली मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये हमें दे रखी है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको हमारे जो सेकेंड में दे रखा है इसको हम कैलकुलेट करेंगे कन्वर्ट में, क्योंकि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आंसर आप आवर में निकाल के दें। तो इसको हम फिर से चेंज करेंगे, क्या करेंगे, Vmax को कैसे निकालेंगे, सेम वही करना है, कुछ नहीं करना है। Vmax हमें कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, 2.5 इंटू 3600 अपॉन डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, और हमारा वॉल्यूम कितना है 1000, ठीक है। तो हमारा सेम 9 मिलीमोल पर आवर आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। तो ये हमारी Vmax की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और 3600 से क्यों किया, क्योंकि हम सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास Vm की भी वैल्यू है, SI की भी वैल्यू है, SF की भी वैल्यू है, और Km की भी वैल्यू है। तो इन सबको अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारा कुछ आंसर निकल के आएगा। Km की वैल्यू हम 8.9 रखेंगे, Vmax हमने 9 निकाला, Ln SI क्या है 12 मिलीमोल है, ठीक है, और SF की वैल्यू कितनी है 1.2। तो ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चंस में, कि आपको कितने % सबस्ट्रेट कंजम्पशन हो गया है और उसके बाद कितना सबस्ट्रेट बचेगा। तो ये वैल्यूज़ निकालने में जनरली बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, ठीक है, फाइनल सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन निकालने में लोगों से गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो 12 माइनस 1.2 अपॉन Vmax की वैल्यू अगेन 9, तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आता है 8.9 अपॉन 9 इंटू 2.30 प्लस 1.2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3.4 आवर समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी विद एक्टिवेशन, विद डीएक्टिवेशन, विदाउट डीएक्टिवेशन की बात, ठीक है। विदाउट डीएक्टिवेशन जब हमने किया तब ये निकल के आया, लेकिन अगर डीएक्टिवेशन अगर हो जाए तो इन दैट केस क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा हमारा, और हमारी वैल्यूज़ वही सेम हम लोग यूज़ करेंगे, और बाकी देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन इसमें देनी थी, वो मैं आपको देना भूल गया। इसमें हाफ लाइफ ऑफ द एंजाइम दे रखी है, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ ऑफ एंजाइम आपको दे रखी है, ठीक है, और वो कितनी दे रखी है 4.4 आवर, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा डीएक्टिवेशन वाला, TB इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई KD, 1 अपॉन KD ln 1 माइनस KD इंटू KM अपॉन Vmax ln SI अपॉन SF प्लस SI माइनस SF अपॉन Vmax, ठीक है। तो यही हमारा डीएक्टिवेशन वाला फॉर्मूला है विद डीएक्टिवेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ हमारा रिएक्टर में विद डीएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। तो अगर विद डीएक्टिवेशन है यानी कि हमारा एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो रहा है, तो इन दैट केस हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास KD की वैल्यू नहीं दे रखी है, पर आप देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रखी है उससे आपको KD वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, हाफ लाइफ की वैल्यू। कैसे, मैंने आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला बताया था, T/2 इज इक्वल टू ln2 अपॉन KD। मैंने यही फॉर्मूला आपको बताया था जब मैंने हाफ लाइफ ऑफ एंजाइम पढ़ाई थी, तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, KD की इस वैल्यू को, इसको KD को यहाँ लेके जाओ, T/2 को नीचे लेके आओ, तो यहाँ से KD की वैल्यू हमें मिल जाती है क्या, ln2 अपॉन T/2, वैल्यूज पुट करो, कुछ नहीं 0.69 अपॉन 4.4, अगर आप रखोगे तो हमारा KD की वैल्यू हमें कुछ आएगी 0.156 के अराउंड KD की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो
अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी हैं, Km की भी वैल्यू है, Vmax की भी वैल्यू है, SI की भी वैल्यू है, SF की भी वैल्यू है और KD की भी वैल्यू हमने निकाल ली। कुछ नहीं करना है, आप जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ को, ठीक है। तो 1/KD की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, कि KD की वैल्यू 0.156 रखेंगे, जो कि हमने यहाँ से अभी अभी निकाली टी हाफ वाले फॉर्मूले से, ठीक है। 1 - 1 0.156, ठीक है। Km की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 8.9 अपॉन Vmax की वैल्यू हम लोग 9 रखेंगे, ln SI की वैल्यू हम लोग अगेन 12 रखेंगे अपॉन 0.2 रखेंगे प्लस 12 माइनस 1.2 अपॉन Vmax की वैल्यू अगेन क्या रखेंगे हम लोग 9 रखेंगे, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, बस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस वाले टर्म की वैल्यू, इस वाले टर्म की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, कितना आया था 3.4 की समथिंग आई थी, 3.4 आई थी जो हमने अभी अभी निकाली थी जस्ट, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ln आएगा, सॉरी ln, ठीक है। ln 1 - 0.156 और इस टर्म की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 से, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है 1/0.156 और ln को अगर हम सॉल्व करेंगे, ln वाला टर्म जो आएगा वो हमारा 0.4696 ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के गई। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट लॉग को सॉल्व कर लो, -1/0.156 मल्टीप्लाइड बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आता है -0.75 को, अगर ये इस लॉग वाले टर्म को अगर आप सॉल्व करो तो ये -0.75 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेटली अगर अपना आंसर देखें तो 4.9 आवर निकल के आएगा या 5 आवर निकल के आएगा, उसको हम 5 आवर भी बोल सकते हैं, फाइनल आवर, ठीक है। तो सभी को समझ में आ रही है ना कि कैसे विद डीएक्टिवेशन और विदाउट डीएक्टिवेशन टाइम ऑफ बैच को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। क्या सभी को समझ में आ रही है ये बात? क्या सभी लोग सॉल्व कर ले जाओगे? इतनी चीज़ में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, अगर आपसे ये सभी इस तरीके के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले जाओगे तो एक गेट का क्वेश्चन और देखो, वो सॉल्व करके मुझे बताओ। अगर वो सॉल्व कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, गेट बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है, 2008 का पेपर है। ऑल्दो द क्वेश्चन इज़ वेरी मतलब क्या कहते हैं उसको, कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, वेरी ओल्ड क्वेश्चन इट इज़, बट फिर भी हमारे काम का है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यस, हाँ नागिन जी, प्रैक्टिस करनी है, या मैं बायो प्रोसेस सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई कि वहाँ प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आप जस्ट आप बस अगर पढ़ने बैठोगे बायो प्रोसेस को तो कभी नहीं आएगी, थ्योरी पढ़ोगे कभी नहीं आएगी, लेकिन आप जो पढ़ा है आपने अगर आप उसको अप्लाई करना सीख जाते हो, क्वेश्चंस में लगाना सीख जाते हो तो बायो प्रोसेस बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने जो अभी तक बायो प्रोसेस में पढ़ाया है, जिस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे पुराने सेशंस उठा के देखो एंड उनके जितने भी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो सारे तरीके के क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बस उतना ही करो, काफ़ी है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, तो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इसमें हमारी क्या पूछा गया है, डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स की बात करी गई है, ठीक है। तो हमारे पास जब डीएक्टिवेशन कांस्टेंट हमें दिया गया है, यानी कि हमें डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स की क्वेश्चन में बात करी गई, तो हम लोग समझ जाएं कि हमें बैच रिएक्शन की टाइम ऑफ बैच निकालना है, विद एंजाइम डीएक्टिवेशन निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, मतलब टफ भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा टर्न है, घुमा दिया गया है क्वेश्चन को थोड़ा सा, तो बहुत आसान है, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, करके देखो सभी लोग, अगर सॉल्व हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताता ही हूँ। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस बताए हैं बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग निकाल रहे हो क्या? एक बार मेरे को मैसेज करके बताओ, क्या सभी लोग निकाल रहे हो? आप सभी लोग अगर निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर
किसी को कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर बताओ, फिर मैं करूँ, ठीक है। क्वेश्चन और कहाँ से प्रैक्टिस करें? ओके मनीष जी, ऑनलाइन आई थिंक गेट के सारे पेपर्स ऑनलाइन सब इंटरनेट पे मिलता है यार। पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी गेट के क्वेश्चंस हैं टिल 10 से लेके 20 तक 10 साल के जो भी पेपर्स हैं उनमें जितने भी बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस आए हुए हैं सब पढ़ लो। 1995 एडिशन इज़ गुड टू स्टडी। नहीं यार मनीष जी, इतना 1995 का एडिशन तो बहुत पुराना है। आप लोग अभी जो नया सेकेंड एडिशन अभी जो आया हुआ है डोरॉन का, मैं आपको दिखा दूंगा जाते वक्त लेक्चर में। आप लोग सेकेंड एडिशन ऑफ द डोरॉन डाउनलोड कर लीजिए, libgen.is से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए इस बुक को बहुत अच्छे से। मैं आपको चैप्टर भी दिखा दूंगा कि कहाँ से मैं ये सब जो जो पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ कहाँ दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो आप लेटेस्ट एडिशन कोशिश ये करिए कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक पढ़ा करिए हमेशा, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से हैं, ठीक है। उसी से नई नई एडिशंस हैं, उन्हीं से नए नए कॉन्सेप्ट जो आते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करना, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले हम लोगों से बोला गया है कि एंजाइम का हमें वो दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स, ठीक है। Km की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। Kd की भी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है, एक्टिव एंजाइम की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, ठीक है, और हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो वही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमेशा। मैंने आपसे क्या बोला कि जो मैं आपसे कहूँ आप वो फॉलो करो। कैसे फॉलो करो? कि पहले वैल्यूज़ को लिखना सीखो, कि जो जो आपको दिया है पहले आप उसको लिखना सीखो कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो Km की वैल्यू हमें 10⁻⁻4 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमें Kd की वैल्यू दे रखी है विच इज़ 0.1, ठीक है। उसके बाद हमें SI की वैल्यू दे रखी है विच इज़ 0.02, ठीक है ना, ठीक है। और SF, ठीक है। SF कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया था कि हम लोगों को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पहला एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग वो देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10% ऑफ द सबस्ट्रेट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि अगर 10% अगर सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है, ठीक है, जितना आपने दिया अगर उसमें से केवल और केवल 10% अगर कंज्यूम हुआ है तो बचा कितना? 90%, ठीक है। तो 90% ऑफ SI ये हमारा बचा हुआ सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालेंगे 90% ऑफ कितना? 0.02, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारी SI की वैल्यू जो होगी, SF की वैल्यू जो होगी, फाइनल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होगी वो 0.018 मोलर आएगी, ठीक है, ठीक है। तो SF की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ऑल्सो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास Vmax की वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमारे पास Vmax की वैल्यू नहीं है, लेकिन Vmax की वैल्यू निकालने के लिए उसने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कैसे? देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने एंजाइम इनहिबिशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था Kcat या टर्नओवर नंबर, Kcat इज इक्वल टू Vmax अपॉन एंजाइम टोटल बोल रखा था, या एंजाइम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन बोल रखी थी मैंने। तो अगर यहाँ से हम लोग अगर Vmax अगर निकाल रहे हैं तो Vmax क्या आएगा? Kcat इंटू टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। उसने आपको Kcat की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम देखिए, द टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इज 10⁴, यानी कि Kcat की वैल्यू उसने आपको 10⁴ दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो हमें 0.6 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एंजाइम हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है? इसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 जो कि हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन है, ध्यान से देखो सब लोग, 0.6 जो हमारी एंजाइम की कंसंट्रेशन है पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी हमें दे रखा है उसको हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, इनटू मिलीग्राम में दे रखा है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग वॉल्यूम से 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो ये हमारी क्या है? टोटल एंजाइम
के मोल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 0.6 अपॉन 24,000 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से हमारी Vmax की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पे हमारी Vmax की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ आएगी 2.5 इंटू 10⁴। तो ये हमारी Vmax की वैल्यू है, ठीक है। या ठीक है मनीष जी, वेरी गुड। ओके, तो आपने उल्टा लिख दिया है मनीष जी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास Vmax की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग जस्ट अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करें। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ बैच विद डीएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम का क्या फॉर्मूला था, -1/kd इज इक्वल -1/kd ln 1 kd km अपॉन Vmax। बार बार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे और बार बार इसी तरीके से, जैसे मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, इसी तरीके से आप लोग बार बार फॉर्मूले लिखोगे ना, तो आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो SI माइनस SF अपॉन Vmax, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, डीएक्टिवेशन काइनेटिक्स वाली, डीएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम वाला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। उससे KD की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है 0.1, ठीक है। ln 1 माइनस KD की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से 0.1, फिर से माइनस 0.1, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं Km हमें दे रखा है 10⁻⁻⁴, ठीक है। Vmax की वैल्यू हमने अभी अभी जस्ट निकाली है 2.5 इंटू 10⁴ टू 10⁴, ठीक है। और ln की वैल्यू निकालेंगे हम लोग SI अपॉन SF से। SI की वैल्यू हमने 0.02 निकाली, ठीक है। और फाइनली हमने कितना निकाला है, 0.018, ठीक है, प्लस 0.02 माइनस 0.018 अपॉन Vmax की वैल्यू हमने निकाली है इतनी 2.5 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये हमारी निकल के आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये वैल्यू हमारी कुछ निकल के आती हैं 1/0.1 ln। सब लोग इस टर्म को पूरे को सॉल्व करके देखना, मैं आपको डायरेक्टली सब लिख के दे रहा हूँ कि कैसे क्या निकल के आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, इस वाले टर्म को 10⁻⁴ होगा यहाँ पे ये -4 उड़ जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0.4 लिख सकते हैं इसको। और इस ln वाले टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है हमारी कुछ 0.105, ठीक है। प्लस इसको अगर हम पूरे टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू पूरी अल्टीमेटली 8 आएगी। सभी लोग कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखें अगर 1/0.1 ln 1 माइनस 0.1 इंटू इस पूरे टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आती है 8.042 वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। और अगर हम इस पूरे टर्म को अगर सब लॉग वॉग लेके अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारी कुछ आ जाती है इंटू -1.6 ये आएगी, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा ऊपर, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 10 हो जाएगा और ये 16 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा ये लोग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले वैल्यूज़ को लिखना है कि क्या वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, और फिर हमें फॉर्मूला अपना पुट करना है, ठीक है। और उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को सही से पुट करनी है। नेचुरल लॉग, KD वेडी, इन सब की वैल्यूज़, इन सब के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा, जो आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये तो हो गया, ठीक है। अब लोगों को दिक्कत किस में आई होगी, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा, काफ़ी लोगों से सॉल्व हो गया होगा, लेकिन दिक्कत किस में आई होगी, अब दिक्कत आई होगी लोगों को इस वाले इक्वेशन में, इस वाले क्वेश्चन में आई होगी कि मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन कितने % पे होगा, ठीक है। तो उसकी अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन देखो फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए कुछ कंडीशन है। फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए कंडीशन ये है कि हमने जो टर्म लिखा 1 - KD,
अपॉन के एम अपॉन वी मैक्स, एल एन एस आई अपॉन एस एफ, ठीक है, प्लस एस आई माइनस एस एफ अपॉन वी मैक्स। तो इस टर्म की वैल्यू जो होनी चाहिए, ये जो हमारा ये टर्म है फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू हमारी जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तभी मैक्सिमम कन्वर्जन होगा, ठीक है। अगर हम इस टर्म को अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, इस इक्वेशन को अगर इसके टर्म्स, इस ज़ीरो के टर्म्स में, तो हम इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं कि 1 विल बी ग्रेटर देन दिस टर्म, ये जो है हमारा, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से कम होगी, 1 से हमेशा कम होगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के डी इज इक्वल टू के डी अपॉन के एम अपॉन वी मैक्स एल एन एस आई अपॉन एस एफ प्लस एस आई माइनस एस एफ अपॉन वी मैक्स, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो टर्म है, इसकी वैल्यू जो होगी वो जो भी आएगी, जो भी होगी वो हमेशा 1 से हमेशा क्या होगी, 1 हमेशा ग्रेटर होगा, यानी कि इस टर्म, पूरे टर्म की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी, ठीक है। तब हमारा मैक्सिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन जो है हमारा रिएक्शन का, वो अटेन होगा, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता, ये हमारी कंडीशन है, ये कंडीशन सब लोग याद रखेंगे कि हमेशा इस वाले टर्म की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी, ठीक है। तो अब लेकिन 1 से कम होगी, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई किस पे होगी, कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस जब भी सामने आए या इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी आए, तो आप लोग क्या देखोगे, आप सबसे कम वाली वैल्यूज़ जो होंगी, आप सबसे कम वाली वैल्यू जो, जैसे ये हमारी है 25 है, 12.5 है, हमेशा इनसे लेना शुरू करो, ठीक है। इनको लेना शुरू करो, और इनका यूज़ कैसे करेंगे, हम ये मानते हैं कि लेट अस अज्यूम करते हैं हम कि 25% सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो गया, ठीक है। 25% कन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो 25% कन्वर्जन अगर हो गया, तो इन दैट केस हमारे SI की कंसंट्रेशन क्या है, सबस्ट्रेट इनिशियल की कंसंट्रेशन हमारी कितनी है, 0.02। और अगर हम SF की अगर निकालें तो क्या निकालेंगे, 0.02 इंटू 25% सबस्ट्रेट कंजम्पशन अगर हो गया है तो बचा कितना, 25 में से अगर 100 में से अगर 25 कंज्यूम हो गया है तो बचा कितना, 75। तो यानी कि अब हमारा कितना फाइनली सबस्ट्रेट बचा हुआ है, 75%। तो उसी 75% को हम यहाँ पे लिख के डिवाइड करेंगे और SF की वैल्यू निकालेंगे 0.015, ठीक है। तो ये हमारी सबस्ट्रेट इनिशियल और सबस्ट्रेट फाइनल की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब आप क्या करो, अब हमारी वही वाली जो कंडीशन है, 1 इज ग्रेटर देन के डी, 1 इज ग्रेटर देन के डी के एम अपॉन वी मैक्स एल एन एस आई अपॉन एस एफ प्लस एस आई माइनस एस एफ अपॉन वी मैक्स, ठीक है। तो यही हमारी कंडीशन थी मैक्सिमम कन्वर्जन की, ठीक है। तो अब हम अभी तक हम जो सबस्ट्रेट कन्वर्जन जो भी हमने सबस्ट्रेट की इनिशियल और फाइनल जो भी हमने निकाली थी वैल्यूज़, अब हम उनको ना यूज़ करके हम इन सबस्ट्रेट की वैल्यूज़ को यूज़ करके देख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें 1 विल बी ग्रेटर दैन, और के डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.1, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर जैसा पहले हमने किया था, बिल्कुल वही कर रहे हैं। 10 की पावर -4 के एम की वैल्यू, और वी मैक्स की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। एस आई की वैल्यू हम ये रखेंगे अब 0.02 एल एन अपॉन इसको लिखेंगे हम 0.015, ठीक है, प्लस 0.02 माइनस 0.015 अपॉन वी मैक्स की वैल्यू हमारी फिर से 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे टर्म को अगर सॉल्व करोगे, जब आप इस पूरे टर्म को अगर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कुछ जो हमारी आती है वो 1 से कुछ ग्रेटर आएगी, यानी कि ज़्यादा आएगी, 2.0 समथिंग आएगी, ठीक है। तो इन दैट केस ये 25% पे सबस्ट्रेट कंजम्पशन हमारा, यानी कि ये वैल्यू जो है हमारी इस टर्म की जो निकल के आई, ये 1 से ग्रेटर है। तो इन दैट केस हमारा मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन इस कंसंट्रेशन पे नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 12.5 को अगर वैसे ही अगर आप निकालोगे, फिर से दोबारा से क्या करोगे,
सब लोग करना। SI की वैल्यू हमें दे रखी है 0.02। अगर 12.5% जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया 25%, अगर इसको हटा के अगर इसकी जगह 12.5% कन्वर्जन अगर देखें, कन्वर्जन जब आप देखोगे तो वही 100 में से 12.5 को माइनस करोगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारी 100 में से अगर 12.5 को अगर माइनस करोगे आप तो कितना आएगा बताओ भाई, सभी लोग डिस्कशन करना है। ओके ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से अपनी SF की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी बचा हुआ होगा जैसे हमने यहाँ पे 25% के लिए निकालेंगे वही है SF की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और SI और SF की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करके जब आप लोग देखोगे SI और SF की वैल्यू को फिर से इंटरचेंज करोगे, 12.5 पे पुट करोगे तो ये वैल्यू कुछ 1 से कम आएगी, यानी कि 1 की वैल्यू ग्रेटर आएगी, और ये वैल्यू कुछ समथिंग कुछ भी आएगी, जो भी आएगी वो 1 से लेस देन ही होगी, ठीक है। तो 1 से जब लेस देन होगी तो इन दैट केस हमारा मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी, यानी कि 1 हमेशा ग्रेटर रहेगा इससे, इस पूरे टर्म से, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे या इस पर्टिकुलर 12.5% पे सेटिस्फाई होगी, जो हमारी कंडीशन थी मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन वाली, ठीक है। तो इसीलिए डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी आप कोई भी 100 हो चाहे 50 हो चाहे 25 हो, जब 25 पे ही ज़्यादा आ रहा है, 2.0 आ रहा है, तो 50 और 100 पे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस पर तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, ठीक है। यस, इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप वही मैंने बोला कि जो सबसे कम वैल्यूज़ दी गई हो ना, आप उन पे SI और SF की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट करके निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब 25% पे ही 2.0 वैल्यू आ रही है तो 100 और 50 पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं बनती है, ठीक है। तो 25 पे भी जब हमारा नहीं आ रहा है तो थर्ड ऑप्शन, एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है क्या सभी को? क्या सभी लोग कर ले जाओगे? सब लोग मैसेज करके बताओ, क्या सभी लोग कर ले जाओगे इस तरीके के क्वेश्चंस? टाइम ऑफ बैच वाले क्वेश्चन कर ले जाओगे विद एक्टिवेशन एंड विदाउट डी एक्टिवेशन? ओके ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग कर ले जाना। और जो मैंने ये क्वेश्चंस दिखाए हैं एक बार फिर से करके देख लेना यार, ठीक है। और बाकी मनीष जी, मैं आपके 2018 के पेपर के क्वेश्चंस जो आपने मुझे भेजा है ये मैं देखूंगा फिर, ठीक है। मैं आपको भी बताओ बेस्ट वाली। ओके, RDT के लिए, ओके मैं RDT के लिए बुक आप लोगों को कल बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, RDT की बुक भी मैं आपको कल बताता हूँ। शायद TA ब्राउन है शायद, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर शायद TA ब्राउन शायद कोई बुक है। बाकी मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, कल अच्छे से बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं कल फिर 12:30 बजे, और आप सभी लोग ये सब दोबारा से फिर से पढ़ लीजिएगा। आज हम लोगों ने ये बैच रिएक्शन में जो बात करी है, ये हमने एंजाइम रिएक्शन की बात करी है। अब आगे चल के हम लोग, ओके TA ब्राउन ही है ना, हाँ ओके ठीक है, ठीक है। तो बेस्ट बुक इज़ द TA ब्राउन से अच्छी बुक नहीं है RDT के लिए, ठीक है। तो आप वहीं से आराम से RDT पढ़िए, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस लगवाए हैं इनको फिर से सॉल्व करके आइएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। ओके, हम लोग सेम लेवल हो सकते हैं। ओके मुरली मोहन जी, ओके आप हम लोग मुरली मोहन जी आप हमारे इस चैनल पे त्र्यंबक TLS ऑनलाइन के चैनल पे जाइए, अपने यूट्यूब सर्च में आप डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा TLS ऑनलाइन या त्र्यंबक लाइफ साइंसेस, आपको चैनल मिल जाएगा। उसमें सारे पुराने लेक्चर्स पड़े हुए हैं मेरे, ठीक है। तो आपको उसमें मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है। ओके, तो चलता हूँ मैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी में बैच रिएक्शन में। तो ये चैप्टर जो हमारा जो था डोरॉन का, मैं आपको बुक भी मैं आपको कल ही दिखाऊंगा, मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कल बुक में दिखा दूंगा कि कहाँ से मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ। वैसे रिएक्टर इंजीनियरिंग वाला चैप्टर है, वैसे रिएक्टर इंजीनियरिंग वाला ये चैप्टर है, ठीक है। ऑल्दो आप रिएक्टर इंजीनियरिंग वाला जो लोग डोरॉन पढ़ रहे होंगे सेकेंड एडिशन, आप रिएक्टर इंजीनियरिंग वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको शुरू में टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर मिलेंगे, थियोरेटिकल पोर्शन
मिलेगा। लेकिन मैं अभी अभी आपको सीधा और सीधा केवल और केवल न्यूमेरिकल्स पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बायो प्रोसेस से, ठीक है। तो मेरा अभी फोकस ये है कि मैं आपको अच्छे से न्यूमेरिकल सारे बता दूँ, ठीक है। तो सारे आप न्यूमेरिकल कर ले जाओगे तो थ्योरी तो आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरी थ्योरी भी, डोंट वरी, मैं अच्छे से थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स वगैरह ये सब तो फिर छोटी मोटी चीज़ें बच जाती हैं। अगर आपको ये जो पार्ट है मैथमेटिकल पोर्शन है, मेनली लोगों को दिक्कत मैथमेटिकल पोर्शन में होती है, ठीक है। तो अगर आपको मैथमेटिकल पोर्शन क्लियर हो जाएगा तो थ्योरी वाले आप लोग आराम से कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मेनली मेरा यही है, ठीक है। या न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मैं आपको न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कोई फालतू चीज़ें आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपको बायो रेमेडिएशन में खींच के ले जाऊँ, या मैं अभी आपको टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स में खींच के ले जाऊँ। उन चीज़ों का यूज़ है, मतलब है, आते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन की कंपैरिजन में हमारे 6 से 7 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं न्यूमेरिकल बेस्ड फोकस दूँ, मैं मैथमेटिकल पोर्शन पे आपके ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ लेंगे, फिर जब हम अपना मैथमेटिकल पोर्शन सारा खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सो डोंट वरी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, नागेंद्र जी, डोरोन के न्यूमेरिकल आप लोग मतलब एक्सरसाइज वाले करिए, जो बीच में चैप्टर के बीच में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो आप लोग मत करिएगा, ठीक है। जो चैप्टर्स के पीछे जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं आप लोग उनको सॉल्व करिए, ठीक है। और जो पुराने गेट के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करिए, वेल एंड इनफ है, बस उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, सो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं 12:30 बजे, ठीक है। ओके, 9 अगस्त इंट्रो के बाद डायरेक्ट 13 अगस्त को वीडियो है क्या, ये सीक्वेंस में है सर? आई थिंक थोड़ा सा आप मेरे को एग्जैक्टली डेट्स तो याद नहीं है मुरली जी, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा डेट्स, मतलब कंटेंट देख लीजिएगा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बाद मैंने क्या पढ़ाया है। और मैंने अपने हर लेक्चर में बताया है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना, आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, कल 12:30 बजे फिर मिलेंगे।